Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous romantic poet William Wordsworth. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। 19th सेंचुरी इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ये 19th सेंचुरी के पोएट थे, बेसिकली रोमांटिक पोएट थे और इनको पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड के पद पर भी सुशोभित किया गया था। बर्थ April 7th 1770, डेथ April 23rd 1850 एंड प्लेस ऑफ बर्थ था इनका कोकर माउथ कम्बरलैंड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड। स्पाउस थी इनकी मैरी हचिंसन जिनसे इन्होंने शादी की थी 1802 में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनके 5 थे। एजुकेशन इनकी थी सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। known for initiating romanticism by introducing novel poetic theories and techniques। ये मुख्य रूप से अपने कंट्रीब्यूशन रोमांटिसिज्म को इतना पॉपुलर बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पोएट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के 1843 से 1850 तक। अब हम इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में जानते हैं। वर्ड्सवर्थ was born in the Lake District of Northern England and the second of 5 children of modestly prosperous estate manager. He lost his mother when he was 7 and his father when he was 13, upon which the orphan boys were sent off by guardian uncles to a grammar school at Hawkshead, a village in the heart of the Lake District। देखो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। जब वो कितने साल के थे, 7 साल के थे, तब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी और जब वो 13 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके अंकल ने ही इनको हेल्प की, एक माता पिता के रूप में वो हमेशा इनको गाइड करते रहे और इनको ग्रामर स्कूल एट हॉक्सशेड में एजुकेशन के लिए एडमिशन कराया। द ग्रेट डिकेड 1797 टू 1808, ये पीरियड इनकी लाइफ का एक ग्रेट डिकेड पीरियड के रूप में जाना जाता है। While living with Dorothy at Alfoxden House, Wordsworth became friend with the fellow poet Samuel Taylor Coleridge. They formed a partnership that would change both poets' lives and alter the course of English poetry. देखो विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो फ्रेंडशिप है उसकी शुरुआत कहाँ से बता रहे हैं वो, यहाँ पे देखो इस स्लाइड में मेंशन भी किया गया है। When he with a fellow poet Samuel Taylor Coleridge they formed a partnership, है ना, उन्होंने एक पार्टनरशिप शेयर करी थी और जिसके बाद हम देखते हैं उसने इंग्लिश पोइट्री को दोनों ने मिलकर एक नए आयाम पर पहुंचाया था। वो अलग बात है, कुछ कंट्रोवर्सी को लेके बाद में इन लोगों का झगड़ा हो गया था, लेकिन शुरू में ये लोग अच्छे फ्रेंड थे, एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड 6 known children. He had one child, Caroline, as a result of a relationship with Annette Wallon, but the two were never married. William Wordsworth married Mary Hutchinson in 1802 and they had 5 children: John, Dora, Thomas, Catherine and William। याद रखना कि जो उनकी बिलविड थी वो थी एनेट वेलोन, जिससे उनको एक डॉटर थी जिसका नाम था कैरोलिन, लेकिन उन्होंने शादी की थी किससे? मैरी हचिंसन से। कब की थी? 1802 में। ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखना। अब इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। लूसी ग्रे, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क। द वर्ड इज टू मच विद अस, देखो इस सोनेट में वो बात करते हैं मटीरियलिज्म एंड नेचर, है ना, कि नेचर और मटीरियलिज्म दोनों क्या है, कैसे पीपल जो है लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन नेचर, है ना, ये बताते हैं वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट इंटर्न एबे, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग याद कर लेना। द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, इसको हम उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोम के रूप में भी जानते हैं। द सोलिटरी रीपर, दिस इज अ इम्पोर्टेंट वर्क और बेसिकली अ पोम, शॉर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है एक विमेन है जो एक गाना गा रही है और पोएट उसको देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। पोएट को ये नहीं पता कि वो किस लैंग्वेज में सॉन्ग गा रही है, लेकिन वो उसकी जो पोइट्री को लेके जो उसका गाने के पीछे का जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो इतनी मग्न होके गाना गा रही है कि पोएट उसको एकदम
ऐसे पोएट को ऐसे लग रहा है कि सच में उसको ऐसे सामने ही वो गाना गा रही हो और इंजॉय कर रहा है पोएट इसमें। फिर है हमारा कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज September 3, 1802। ये भी एक उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। माई हार्ट लीप्स अप, ये भी एक उनका इम्पोर्टेंट वर्क है। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसमें वो अर्ली चाइल्डहुड की कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं। वी आर सेवन, ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, द टेबल्स टर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी पढ़ लेना एक बार। लंदन 1802, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, 3 years शी ग्रू इन शन एंड शार, द लूसी पॉम्स, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। यूजीसी नेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी एक बार जाके आप लोग डेप्थ में पढ़ लेना लाइन बाय लाइन। टू अ बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वर्क। द इडियट बॉय, द एक्सकर्जन, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, पुअर सुसैन, एनिक्डोट फॉर फादर्स, एलिगेक स्टैंजर्स, माइकल। और इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन, द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, अ डिस्क्रिप्शन ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ द वेनेटियन रिपब्लिक, पीटर बेल, लाडोमिया, द स्पैरोज नेस्ट। ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जिनके मैंने आप लोगों को कहा है नाम याद रखने और कुछ की डेप्थ में जाके उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया है, तो आप लोग उनको एकदम ध्यान से पढ़ना और याद भी रखना। जैसे हमारा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्रिल्यूड, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। देखो इसमें टोटल लाइन है 54 लाइन्स हैं और टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारी 13 लाइन्स है, सेकेंड पार्ट में 10 लाइन है और थर्ड पार्ट में 15 एंड फोर्थ पार्ट में 16 लाइन है। यहाँ से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे कि फर्स्ट पार्ट में कितनी लाइन है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है ना, फोर्थ में कितनी है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने बोला था? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज पोम माई हार्ट लीप्स अप में बोला था, दैट वाज आउट इन 1802। इट मीन्स दैट द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज ऑफ पर्सन's चाइल्डहुड गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग हिज पर्सनैलिटी, ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। वाई इज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ नेचर पोएट, वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट क्यों बोला जाता है? तो देखते हैं क्यों बोला जाता है। इन हिज पोम्स वर्ड्सवर्थ डज नॉट ट्रीट नेचर कॉजली और इन ए पासिंग मैनर like other poets. He considered nature as a living personality, having divine power. Being the greatest poet of nature, Wordsworth worshipped the nature. Throughout his poetic career, Wordsworth remained devoted to nature. इसलिए उसको नेचर पोएट माना जाता है क्योंकि थ्रू आउट उसने अपनी लाइफ में क्या किया है? नेचर की उपासना की है, उसकी पूजा की है, उसको गॉड से कंपेयर किया है, उसको डेप्थ में जाना है। उसने उसको देखो क्या कंसीडर किया है? एज ए लिविंग पर्सनैलिटी और डिवाइन पावर कह के उसको कंसीडर किया है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? नेचर का पोएट कहते हैं। फिर वाई इज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट, वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोएट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हिज पोइट्री एंड फिलोसफी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आइडल्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? रोमांटिक पोएट कहते हैं। Wordsworth drew inspiration from nature and the individual engaging with nature to comment on emotion and the role of the individual in the world. बहुत देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग याद रखना। फिर है why is the prelude called an autobiographical poem, जो prelude इनकी पोम है उसको ऑटोबायोग्राफिकल पोम के रूप में हम क्या क्यों जानते हैं? First published after Wordsworth's death in 1880, entitled by his widow Mary, The Prelude. उसकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी और उसको ये टाइटल किसने दिया था? मैरी हचिंसन ने, उसकी वाइफ ने। देखो क्या कह रहा है, इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल मैग्नम ओपस विद इन विच ही ऑफर्स द रीडर अ प्लेथरा ऑफ पर्सनल डिटेल अबाउट हिज लाइफ. ही स्टार्टेड राइटिंग द व्हेन ही वाज 28 एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट्स थ्रू आउट हिज लाइफ. देखो उसने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें इसमें बताई हैं, उसने शुरू किया था जब वो 28 ईयर्स ओल्ड का था और उसको कब तक लिखता रहा इस पोम को? जब तक वो जिंदा रहा, तो इसलिए हम उसकी एक उसको ऑटोबायोग्राफिकल पोम मानते हैं, द प्रिल्यूड. अब है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसका आंसर है हमारा टिंटर्न एबे.
जो लिखी गई सब पब्लिश हुई थी हमारी 1798 में। ये कन्वर्सेशनल पोम है। देखो इसमें उसने क्या बताया है, that contains elements of an odd and dramatic monologue. The poem is based on a small place situated in the village of Tintern in Monmouthshire on the Welsh bank of the river Wye. इस पोम को जाके डेप्थ में पढ़ना। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिरिकल बैलेट्स के बारे में, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और इसी से ही हम रोमांटिक पीरियड की शुरुआत भी मानते हैं। It was first published anonymously in September 1798 as lyrical ballads with a few other poems. ये कब published हुआ था? फर्स्ट 1798 में। The small book contained 23 poems, 4 by Coleridge. इसमें 23 poem है, including 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और 4 कॉलरेज ने लिखी है। The Rime of the Ancient Mariner and the rest by Wordsworth, including Tintern Abbey. ये कुछ उसकी फेमस पोम्स हैं लिरिकल बैलेड के जो अंदर हैं। An expanded edition, Lyrical Ballads with Other Poems, was published in 2 volumes in 1800 under Wordsworth name. इसका सेकेंड वॉल्यूम कब आया था? 1800 में। The second volume consisted solely of poems written by Wordsworth, including 4 out of the 5 famous Lucy poems. इसमें लूसी पोम्स भी ऐड की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में कि जो सेकेंड एडिशन था उसमें लूसी पोम ऐड थी या नहीं थी। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना। द सेकेंड एडिशन ऑल्सो एडिड ए प्रीफेस इन विच वर्ड्सवर्थ इंट्रोड्यूसिंग हिज पोइटिक थेरीज। अगेन एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसने क्या किया था? सेकेंड एडिशन में प्रीफेस ऐड किया था और उसमें अपनी जो पोइटिक थेरीज को थी उनको इंट्रोड्यूस किया था। द थर्ड एडिशन, लिरिकल बैलेट्स विद पेस्ट्रल एंड अदर पोम्स, was published in 1802, followed by the last authorized edition in 1805. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग इनको याद रखना। यहाँ पे देखो, डव कॉटेज ग्रासमेयर वंस एंड इन कॉल्ड द डव एंड ऑलिव बो। ये वो जगह का पिक्चर है जहाँ पे वर्ड्सवर्थ रहते थे अपनी सिस्टर डोरोथे के साथ, डव कॉटेज में ग्रासमेयर में। ये है द वर्ड्सवर्थ फैमिली ग्रेव एट सेंट ओसवाल्ड्स चर्च ग्रासमेयर, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ की फैमिली की सबकी ग्रेव्स हैं। सो ये आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you for watching. I hope you have enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.